डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय का। तो देखिए, पद परिचय जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पद और परिचय। जिसमें पद का क्या अर्थ होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। और परिचय का क्या अर्थ होता है, परिचय का अर्थ होता है इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो इस प्रकार से पद का आशय हो गया, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों जो प्रयोग होता है उसे पद कहते हैं, और परिचय इन्हीं पदों का जब व्याकरणिक हम परिचय देते हैं तो वह पद परिचय कहलाता है। तो इस प्रकार से पद परिचय की परिभाषा लिखकर आप इसे समझ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पद परिचय के कुछ संकेतों की, जिनके द्वारा पद परिचय को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, पद परिचय के लिए जो मुख्य संकेत होते हैं, कैसे आप उसकी पहचान करेंगे कि इसमें किन किन व्याकरणिक पदों का हमें परिचय देना है, तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें उस पदों में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। संज्ञा के पश्चात सर्वनाम, सर्वनाम के बाद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक इत्यादि संकेत चिन्ह हैं, जिनके द्वारा आप पद परिचय को व्यक्त कर सकते हैं। हमेशा पदों का परिचय देते वक्त कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वनाम में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यह भी आपको उसमें व्यक्त करना पड़ेगा। क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, वह आपको व्यक्त करना पड़ेगा। विशेषण कौन सा उन पदों में हो रहा है, यह आपको उनका परिचय देते हुए व्यक्त करना पड़ेगा। क्रिया विशेषण भी दर्शाना पड़ेगा। लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, किस लिंग का प्रयोग किया गया है वह आपको लिखना पड़ेगा। वचन एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, किसका प्रयोग किया गया है वचन के अंतर्गत करना पड़ेगा आपको। और कारक चिन्हों में किस चिन्ह की प्रधानता है, इत्यादि बहुत सारे आपके लिए संकेत होते हैं, जिनके द्वारा पद परिचय को व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए कुछ आसान से उदाहरणों के द्वारा पद परिचय को समझने की कोशिश करते हैं। आपका पहला उदाहरण है, मोहन वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। तो यहाँ देखिए, मोहन वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। इन वाक्यों का आपको पद परिचय देना है। यहाँ पर आपको देखना है, मोहन वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। इन सभी शब्द समूहों का बारी बारी से आपको परिचय देना है। मोहन, मोहन यहाँ कौन है, मोहन आप ध्यान रखिए, ये क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा में कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग में आप ध्यान देंगे तो पुल्लिंग है, वचन के अंतर्गत एक वचन है, और मोहन कर्ता है, यहाँ तो कर्ता कारक है। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ पर, वहाँ क्या है, वहाँ क्रिया विशेषण है, लेकिन कैसी क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 10वीं क्या है, 10वीं क्रमसूचक और संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे आप बोलते नहीं है क्रम है 1 2 3 4, ये क्रम है, तो 10वीं क्या है, क्रम है, एक प्रकार से संख्या को प्रकट कर रहा है, तो क्रमसूचक या संख्यावाचक विशेषण है। और देखिए, लिंग में 10वीं स्त्रीलिंग को प्रकट करती है, और वचन के अंतर्गत एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो आप लिख देंगे एक वचन। अब देखते हैं कक्षा में, कक्षा क्या है, कक्षा उसकी जातिवाचक संज्ञा है। वचन एक वचन है, यहाँ में का प्रयोग हुआ है। आपका कारक कहता है में या पर, अधिकरण कारक का प्रयोग वहाँ के होता है। ठीक है, तो यहाँ कारक के अंतर्गत अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। और अब बैठा है का पद परिचय देखते हैं।
तो बैठा है का मतलब क्या हुआ? बैठा है अर्थात ये क्रिया तो है, लेकिन कैसी क्रिया? कोई कार्य तो नहीं हो रहा है, तो अकर्मक क्रिया का यहाँ प्रयोग हो रहा है। अर्थात यहाँ जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। देखिए अकर्मक सकर्मक में है क्या? जिसमें एनर्जी लॉस होती है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ बैठा है, कोई काम तो कर नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ क्रिया जो होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि प्रत्येक शब्दों का किस तरीके से परिचय दिया जा सकता है। मोहन वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है, तो मोहन का आपने पद परिचय दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, वहाँ का मतलब क्या है? किसी स्थान पर बैठने की बात हो रही है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ आप लिखेंगे। 10वीं क्या है? 10वीं उसका क्रम है, 10वीं उसकी संख्या है, तो विशेषण तो है लेकिन क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है, तो क्रम सूचक या संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। 10वीं लिंग के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पुल्लिंग तो है नहीं, 10वां शब्द गलत होगा। 10वीं का यहाँ प्रयोग किया गया है अर्थात स्त्रीलिंग का प्रयोग है। और 10वीं कह देने से ऐसा नहीं है कि 10 के साथ और भी जुड़ जाती हैं कोई संख्याएं, तो केवल एक का बोध होता है, इसलिए एक वचन का यहाँ प्रयोग किया गया है। आप लिख सकते हैं कक्षा में, तो आप जानते हैं कक्षा उसकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो जातिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कक्षाओं नहीं कर रहा है, तो एक के लिए कर रहा है, तो एक वचन यहाँ आप लिखेंगे। अब देखिए में का प्रयोग कारक में कहाँ होता है? कारक में अधिकरण कारक जो होता है उसमें में या पर का प्रयोग किया जाता है, तो अधिकरण कारक का यहाँ प्रयोग किया गया है। बैठा है, आप जानते हैं किसी कार्य के करने का बोध नहीं हो रहा है, तो वो अकर्मक उसकी क्रिया है। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण के पद परिचय को व्यक्त कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है आपका काला घोड़ा तेज भागता है। यहाँ देखिए काला एक शब्द हो गया जिसका पद परिचय आपको देना है, घोड़ा दूसरा हो गया, तेज तीसरा हो गया, भागता है ये चौथा, यानी इन पदों का आपको परिचय देना है। तो आप बारी बारी से इन शब्दों को पदों को लिखेंगे और इनका व्याकरणिक परिचय देंगे। तो यहाँ देखिए काला क्या है? काला विशेषण है, उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, लेकिन कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। वचन के अंतर्गत काला एक वचन है, और जेंडर की बात करते हैं लिंग की, तो काला पुल्लिंग है। अगर काली कहा जाता तो स्त्रीलिंग वही हो जाता, तो यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, ये भी पुल्लिंग है, एक वचन है। तेज उसकी क्या है? तेज उसकी क्रिया है, उसकी विशेषता है। अर्थात जो तेज है घोड़ा, काला घोड़ा तेज भागता है, तो तेज उसकी क्रिया विशेषण हो गई। कैसी क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भागता है अर्थात वर्तमान काल है, यहाँ पुल्लिंग है, एक वचन का प्रयोग किया गया है। और जो क्रिया है भागता है, तो भागता है केवल कोई कार्य तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप काला घोड़ा तेज भागता है इस शब्द समूह का परिचय आप दे सकते हैं। काला के अंतर्गत काला आप जानते हैं उसका गुण है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। काला एक वचन है, काला पुल्लिंग है, ठीक है। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा होता है, पुल्लिंग है, एक वचन, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तेज उसकी क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। भागता है वर्तमान काल में वो चल रहा है, अर्थात भागता है तो वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, किंतु जो क्रिया होगी वो भागना है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो अकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार से इनका पद परिचय आप दे सकते हैं। और तीसरा उदाहरण है, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है और वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ शीत इसका पद परिचय हो जाएगा, ऋतु में फिर हिमालय का क्षेत्र पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है, ये पद परिचय हो गया। और
वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है को अलग अलग करके इसको पदों का व्याकरणिक परिचय इसका देना है। शीत, शीत क्या है? विशेषण है, गुणवाचक। और आप इसके नाम से ही जैसे पता चलता है, लिंग स्त्रीलिंग है और वचन एक वचन है। ऋतु क्या है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ऋतु क्या होता है? स्त्रीलिंग है। यहाँ भी एक वचन का प्रयोग किया गया है। और कारक में आप देखेंगे, कारक चिन्हों में यहाँ में का प्रयोग किया गया है, तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। हिमालय का, हिमालय क्या है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। एक वचन का यहाँ प्रयोग किया गया है। और देखिए यहाँ का प्रयोग किया गया है, तो आप जानते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। क्षेत्र का है तो क्षेत्र उसकी जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। जेंडर के अंतर्गत, लिंग के अंतर्गत पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है। वचन के अंतर्गत एक वचन का प्रयोग हुआ है। और पूर्णतया में क्रिया विशेषण है, लेकिन कैसी क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। बर्फ से जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और यहाँ से का प्रयोग हुआ है, तो करण कारक यहाँ होगा। ढक जाता है, तो यहाँ क्रिया कौन सी चल रही है? ढक जाता है, कोई कार्य तो हो नहीं रहा है, तो अकर्मक क्रिया होगी, पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा और वर्तमान काल का यहाँ प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है। इसका आप पद परिचय कर सकते हैं। शीत में गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग किया गया है। ऋतु में जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन और अधिकरण कारक में या पर का चिन्ह अधिकरण कारक में होता है, तो इसे लिख सकते हैं। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और यहाँ का प्रयोग हो रहा है, तो संबंध कारक का प्रयोग हो रहा है। क्षेत्र, क्षेत्र जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और क्षेत्र के लिए कर रहा है, तो यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होगा और केवल एक वचन की बात कर रहा है। पूर्णतया, पूर्णतया रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बर्फ से तो जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है। बर्फ क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी और से कर रहा है, तो करण कारक का प्रयोग किया गया है। ढक जाता है, तो ढकना किसी कार्य के न होने का ही बोध हो रहा है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ढक जाता है, पुल्लिंग कर रहा है, एक वचन है और वर्तमान क्रिया के होने का बोध करा रहा है, तो वर्तमान काल लिख सकते हैं। आगे के उदाहरण में और वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और में और का यहाँ पद परिचय देंगे, तो देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। जैसे संकेत चिन्ह होता है, तो यहाँ समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। वहाँ तो वहाँ के लिए क्या है? वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जनजीवन, जनजीवन क्या है? यहाँ भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन का प्रयोग किया गया है। अस्त व्यस्त, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और हो जाता है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन का प्रयोग हो रहा है तथा जो क्रिया हो रही है हो जाता है, तो केवल कार्य संपन्न होने का बोध हो रहा है, जबकि उसके द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार से आप एक एक शब्दों के पदों का व्याकरणिक परिचय देकर उनका पद परिचय आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।